नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सभी लोग बढ़िया हो? उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आया हूं कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं, एक वीक में जो भी पढ़ाई कर लेते हैं हम, उस पढ़ाई का एवेल्युएशन भी हमें करना है। हमें क्वेश्चंस के आंसर फॉर्मेट भी तैयार करने हैं। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि हम वीकली आंसर राइटिंग सेशंस भी रखेंगे, तो उसी उसी सीरीज में, उसी कंटिन्यूएशन में मैं आज आंसर राइटिंग सेशंस के साथ में आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। 5 से 6 क्वेश्चन है, या अराउंड 7 क्वेश्चन आर देयर। वी हैव टू राइट द आंसर्स। कैसे हमें लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे करना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे करना है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें लिखनी है कि हमें अच्छे मार्क्स मिले, वो सब चीजें आज इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है? ठीक है, तो आज हम आंसर राइटिंग सेशन के साथ उपस्थित हैं। आप लोग भी लिखने की कोशिश करें, मैं भी लिखने की कोशिश करूंगा। मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा, आप लोग भी अपने लेवल पे ट्राई करें। ठीक है? आप लोग भी अपने लेवल पे ट्राई करें। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में उपस्थित होते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक। हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। यू विल नोटिस दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन कंप्लीटेड। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। आईएमआर एंड माल न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया है। जीएनपी एंड जीवीए वी हैव कंप्लीटेड विद। कार्बन फुटप्रिंट एंड कार्बन क्रेडिट वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया। ड्रिप इरिगेशन, प्रेसिजन एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नाउ इन कंटिन्यूएशन वॉट एवर वी हैव कंप्लीटेड, we have to write the answers. Okay, so this is the answer, first answer writing session of yours, answer writing session है। So first question, these are 2 marks question है ना, 2 marks question की बात करूंगा, या 1.5 marks question की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, हमें इसका आंसर लिखना है। आज आंसर मैं ही लिखूंगा, आज आंसर मैं ही लिखूंगा, फिर आप धीरे धीरे सीखेंगे। फिर मैं आपको अलग से क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। 5 से 7 क्वेश्चन कल आपको प्रोवाइड होंगे, जिन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद लिखेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखते हैं। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू द, कैसे लिखना है देखिए सुनिएगा। माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू द, इस चीज को व्हाट पूछा है आपसे, क्या है माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू द, माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू द पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस caused by either due to over intake of the nutrients, ओवर इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, या पहले अंडर इनटेक कर लें। कॉज्ड बाई आइदर ड्यू टू इनसफिशियंट इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इनसफिशियंट इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इनसफिशियंट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, insufficient intake of nutrients, or due to over intake of nutrients, over intake of nutrients. So this is the problem of malnutrition. You are getting the point. Malnutrition refers to the poor nutritional status caused by either due to insufficient intake of the nutrients or due to over intake of the nutrients. फिर अगर आपके पास थोड़ी सी जगह हो तो साइड में आप लिख दें माल न्यूट्रिशन में दोनों चीजें। ऐसे एक बॉक्स बनाएं आप, माल न्यूट्रिशन। थोड़ी सी एक चीज जरूर लिखें जिसमें आप लिखें ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है, अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है। अंडर न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो सकता है, या अंडर न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, अंडर न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, अंडर न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स। इतना सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करें, जो पूछा जाए उससे 1-2 लाइन आप लोग एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करें। जी गुड इवनिंग। क्या लिखेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपने देखा होगा, स्टंटिंग होती है, वेस्टिंग होती है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ये आपके इंडिकेटर्स हैं अंडर न्यूट्रिशन के। एंड ओवरवेट एंड ओबेसिटी, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर द इंडिकेटर्स। इस तरह से आप आंसर को लिखें। इस तरह से आपको अगर 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस तरह से आपको आंसर को लिखना है। जी वेरी गुड इवनिंग। यू पीपल आर लेट, अ लिटिल लेट। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आया हूं, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो द वेरी सिंपल क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। देखें,
वर्ड लिमिट को देखिए, वर्ड लिमिट को थोड़ा सा एक्सेस कर जा सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए 20 वर्ड्स में पूछा है, यू कैन गो अप टू 25 और 30 वर्ड्स। आपके पास जो लिमिटेड स्पेस है उस स्पेस को आप यूज कर सकते हैं, उस लिमिटेड स्पेस को आप यूज कर सकते हैं विवेक, है ना। तो थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ में कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करें जो आपको अदर कैंडिडेट से थोड़ा सा अलग बनाए, ठीक है, जो आपको डिस्टिंग्विश करे, सबसे अलग हटकर आपका दिखना चाहिए। तो आपने दोनों देखिए, वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा मैंने क्रॉस नहीं की है, लेकिन मैंने एक छोटा सा डायग्राम, एक ब्लॉक डायग्राम टैग दे दिया सर, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब ओवरवेट एंड ओबेसिटी, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर वेट। यस और नो, गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया। आप लिख पाएंगे इस तरह से? हम्म, समझ में आई आप लोगों को बात? चलिए, तो इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? सिंपली पूछा आपसे, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट क्या होता है आपको पढ़ाया गया है, लिखें कार्बन क्रेडिट क्या है। सो कार्बन क्रेडिट इज अ सर्टिफिकेट, कार्बन क्रेडिट इज अ सर्टिफिकेट, या पहले ही लिख दें अपन, कार्बन क्रेडिट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट, या पहले ये लिख देते हैं कार्बन क्रेडिट इज अ सर्टिफिकेट, इज अ सर्टिफिकेट दैट रिप्रेजेंट्स, दैट रिप्रेजेंट्स right to emit, right to emit 1 ton of CO2 equivalent, that represents right to emit 1 ton of CO2 equivalent, 1 ton of CO2 equivalent. A carbon credit is a certificate, it is a certificate that represents the right to emit 1 ton of CO2 equivalent. और फिर जल्दी से एक बॉक्स बनाए ऐसे, और उसमें लिखें 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू, या 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। आपको अलग इंप्रेशन मिलेगा, ठीक है, एक अलग इंप्रेशन जाएगा। वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं हो रही, आप देखेंगे अगर 15 से 20 वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है तो वर्ड लिमिट भी बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं हो रही है। 20 अगर वर्ड में पूछा है तो आप 25 वर्ड तक जा सकते हैं, बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट को भी क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, समझे। अब और क्या लिख सकते हैं, हाउ इट इज अंड, इतना और लिख दें, इट इज अंड, इट इज अंड, अंड with regard to it is and with regard to reduction, removal or avoidance of emission from atmosphere, कार्बन इमिशन लिख दें, कार्बन इमिशंस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इट इज अर्नड, कैसे अर्न करते हैं कार्बन क्रेडिट को? कार्बन क्रेडिट को अर्न करते हैं यदि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं जिससे या तो एटमॉस्फेयर से कार्बन रिमूव हो रहा है, या एटमॉस्फेयर से कार्बन का अमाउंट रिड्यूस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कार्बन को ऑफसेट कर रहे हैं, या एटमॉस्फेयर में आप कार्बन को इमिट ही नहीं होने दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, when you are investing in a wind farm, you are implementing a wind farm, then you are avoiding the carbon which would have actually emitted, you are avoiding the carbon that would have actually emitted। प्लांट कर रहे हैं ट्रीज को, देन यू आर एब्जॉर्बिंग कार्बन, यू आर रिमूविंग द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इतना लिखें आप, एटलीस्ट इतना लिखें आप लोग, that would leave a good impression on the examiner, and whatever the marks are there for the question, you can secure all the marks, you can secure the entire marks, ठीक है। Let's move to the next question.
या यू कैन यूज ब्लैक पेन फॉर द अंडरलाइनिंग, यू कैन यूज, बट मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक सिंगल पेन यूज करें। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, व्हाट इज प्रेसिजन एग्रीकल्चर, नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रेसिजन एग्रीकल्चर। ये अभी 2 मार्क्स क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अभी 2 मार्क्स क्वेश्चन बता रहा हूं हरीश शर्मा। अभी अपन कॉन्सेप्चुअल चीजों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम की बात करें, तो लेट्स फोकस ऑन द आंसर राइटिंग अलोन, है ना। जो क्वेश्चन है उनकी आंसर राइटिंग के ऊपर बात करते हैं अभी, है ना, चीजें सीखने के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज प्रेसिजन एग्रीकल्चर? इट इज ए प्रेसिजन एग्रीकल्चर इज ए मॉडर्न प्रेसिजन एग्रीकल्चर, ऐसे लिखें आप चीजों को, प्रेसिजन एग्रीकल्चर इज ए मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच, या मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं ना, मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच। वर्ड्स को मैं पहले पढ़ाया था तब कुछ और लिखा था, आज कुछ और लिख रहा हूं। प्रेसिजन एग्रीकल्चर इज बेसिकली ए मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच, इट इज ए मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच that delivers right input that delivers right input के साथ इनपुट को लिख दें, यहां पे आप यहीं पर इनपुट को लिख दें क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, मैंने आपको 3 याद रखने के लिए कहा था, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इनपुट्स को यहीं लिख दें आप। दैट डिलीवर्स और सप्लाइज राइट इनपुट in right amount at right time at right place, लिख लें, है ना, at right place and at right time क्लियर और नॉट? पहले तो डेफिनेशन लिख दी अपन ने, पूछा है व्हाट इज प्रेसिजन एग्रीकल्चर, तो हम इतना ही नहीं छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, फिर यहां आपको आधे ही नंबर मिलेंगे। प्रेसिजन एग्रीकल्चर की आपने डेफिनेशन दे दी कि प्रिसाइजली जिस लोकेशन के ऊपर हमें रिक्वायर्ड होती है उसी लोकेशन के ऊपर हमें राइट टाइम के ऊपर राइट क्वांटिटी में इनपुट्स का स्प्रे करना है या इनपुट्स को अप्लाई करना है। जो भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं, डिलीवर राइट एग्रीकल्चरल इनपुट्स, ऐसे और लिख सकते हैं, राइट एग्रीकल्चरल इनपुट्स इन राइट अमाउंट एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन होगी, हर कैंडिडेट इसको लिखेगा। वी हैव टू एडिशनली यूज सम ऑफ द लाइंस, फॉर एग्जांपल कैसे, है ना, ऐसे लिख देंगे, इट अवॉइड्स यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स, इट अवॉइड्स यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ एग्री इनपुट्स, है ना, एग्री इनपुट्स over the entire field, है ना, over the entire field, it avoids the uniform application of, it avoids the, तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं आप, it basically avoids uniform application of agri inputs over the entire field, ठीक है, और लिख दें it uses technologies such as, बस थोड़ा सा ऐसा बना दे क्वेश्चन, टेक्नोलॉजीज, it uses technologies such as एग्री ड्रोन्स की बात की, है ना, सॉइल सेंसर्स की बात कर लेते हैं, आईओटी बेस्ड सॉइल सेंसर्स, है ना, आईओटी बेस्ड सॉइल सेंसर्स, 2-3 एग्जांपल लिख दीजिए ना, रोबोटिक वीडर्स एंड हार्वेस्टर्स एटसेट्रा। क्लियर है? ऐसे 2-3 टेक्नोलॉजी भी लिख दें। फिर अगला क्वेश्चन अगली बार जो बनाऊंगा तो प्रेसिजन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज जो यूज करते हैं डिफरेंट उनके बारे में बात करेंगे। तो दिस कंप्लीट्स योर आंसर। आई थिंक टू मच क्लैरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। ये आंसर में एटलीस्ट आप लोग लिखें, समझ पा रहे हैं चीज को। तो प्रेसिजन एग्रीकल्चर इज अ मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच that delivers or supplies right agricultural input, that is water, fertilizers or pesticide, as per the requirement, है ना, in right amount at right place at right time means when and where required, it avoids uniform application of agricultural inputs over the entire field. Exactly, Harish, very nice point. Government mobile based applications that forecast the weather and rain,
एग्जैक्टली, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, देयर आर सेवरल टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन द प्रेसिजन एग्रीकल्चर, लेकिन कंटेक्स्ट क्वेश्चन का नहीं है, हमने एग्जांपल से 2 या 3 टेक्नोलॉजी लिख दी है। दिस कंप्लीट्स अवर आंसर, दिस कंप्लीट्स अवर आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है व्हाट इज जीवीए। जब जीवीए के बारे में बात करते हैं हम, ये आपका रिवीजन भी हो रहा है, ये आपका रिवीजन भी हो रहा है, साथ साथ में आप आंसर राइटिंग भी सीख रहे हैं। व्हाट इज जीवीए, सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अब क्या क्या डायमेंशन अपन को इस एक छोटे क्वेश्चन में कवर करनी है जीवीए की, यहां से ज्यादातर आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन या 1.5 मार्क्स क्वेश्चन ही मिलेंगे। व्हाट इज जीवीए, आप देखेंगे व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना, व्हाट इज जीवीए, इसको डिफाइन करते हैं। जीवीए, जीवीए includes, GVA includes sectoral contribution of sectoral contribution of different sectors of economy, GVA includes, या GVA reflects, you can write that, GDP reflects, you can say GVA reflects sectoral contribution of different sectors of economy, with agricultural sector contribution, या value addition, you can write it reflects the सेक्टोरल वैल्यू एडिशन ऑफ बाय द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर आप लिख रहे हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन तो ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आप लिख रहे हैं इट रिफ्लेक्ट्स द सेक्टोरल वैल्यू एडिशन बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, विद एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। एक तो ये हो गया कि ये सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन को बताता है, वैल्यू एडिशन बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वैल्यू एडिशन बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विद एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। फिर आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखेंगे, इट इज कैलकुलेटेड एज, कैसे, क्या था जीवीए का फॉर्मूला, बॉक्स बनाकर लिखेंगे। जीवीए क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। बॉक्स में बंद कर देंगे फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर देंगे आप, है ना। इट इज कैलकुलेटेड एज जीवीए इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। व्हेन यू आर फिनिश्ड इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी, it is different from GDP, and bears following relationship with GDP, bears following relationship with GDP and bears following relationship with GDP, और GDP के साथ इसका following relationship है and bears following relationship with GDP, agricultural sector, manufacturing sector and service sector ना। एग्जैक्टली, ठीक है। सो इट बियर्स फॉलोइंग रिलेशनशिप विद, अगर आपने जीडीपी के साथ रिलेशनशिप बता दी ना इसकी, यहां पर मतलब हाईली डिमांडेड है ये चीजें लिखना कि आपको इसको जीडीपी के साथ रिलेशनशिप भी बतानी है। तो आप जानते हैं कि जीडीपी जो होता है दैट इज जीवीए प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, माइनस सब्सिडीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब इतना अगर आप आंसर में लिखते हैं देन मुझे नहीं लगता कोई भी इवैल्यूएटर जो आपकी कॉपी को इवैल्यूएट कर रहे होंगे एग्जामिनर, वो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देने से हिचकिचाएंगे। अब हर व्यक्ति यहीं तक लिख के आएगा। जीवीए क्या बताता है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन को बताता है, इकोनॉमी में सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, वैल्यू एडिशन बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को बताता है, वैल्यू एडिशन बाय द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को बताता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो वैल्यू एडिशन होता है वो भी बता सकते हैं। इट इंडिकेट्स द वैल्यू एडिशन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन,
वैल्यू एडिशन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ तो ठीक है, एक तो डेफिनेशन दे दिया, फिर उसका फॉर्मूला आपने दे दिया, जीवीए इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और फिर लास्टली उसका आपने रिलेशनशिप भी बता दिया जीडीपी के साथ में। तो दिस इज फुल आंसर, ठीक है, दिस इज फुल आंसर। आई थिंक द थिंग्स आर विजिबल टू यू, अच्छे से समझ में आ रही हैं आपको बातें, क्लियर और नॉट? सो दिस इज द फर्स्ट आंसर राइटिंग सेशन ऑफ आवर्स। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करने वाले हैं पूरे कोर्स को कंप्लीट, ये मान लीजिए लास्ट तक लेके चलूंगा इसी मैनर में। समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो? जल्दी से थम्स रेस कर दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप चीजों को अच्छे से गैदर कर पा रहे हैं, अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड को समझकर किस तरह से हमें लिखने की कोशिश करनी है वो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट एनी 5 इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द, गवर्नमेंट लिखा है केवल, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई भी 5 इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट के, वो लिस्ट डाउन करने हैं आपको, ठीक है। सीधा लिखेंगे क्वेश्चन को, कुछ भी अलग से कुछ नहीं लिखना है। फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन, फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, to address the problem of डायरेक्ट लिखें, कोई इंट्रोडक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनका कोई भी आपको, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग किसी भी प्रकार का इंट्रोडक्शन देने से बचें। आपको किसी भी प्रकार का इंट्रोडक्शन नहीं देना है, क्योंकि एग्जामिनर की जो अप्रोच रहेगी, आपने 5 इनिशिएटिव लिखे हैं या नहीं, आपने 5 इनिशिएटिव, जी हरीश, आपको केवल 5 इनिशिएटिव लिखने के पर गौर करना है, क्योंकि एग्जामिनर की अप्रोच रहेगी आपने 5 इनिशिएटिव लिख दिए तो आपको फुल आउट ऑफ मार्क्स देके निकल जाएंगे वो। तो व्हाट आर दीज 5 इनिशिएटिव्स यू हैव टू राइट, और उनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। कैसे? जैसे फर्स्ट इनिशिएटिव आज एमजी नरेगा, आपको पता है एमजी नरेगा को डायरेक्टली एमजी नरेगा लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर समझेगा। 2005 में लॉन्च की गई थी, और क्यों लॉन्च की गई थी? टू प्रोवाइड 100 days of guaranteed employment, 100 days of guaranteed employment in rural areas, बस 100 days of guaranteed employment, 100 days of guaranteed employment in rural areas, हो गई कहानी खत्म। इन रूरल एरियाज, थोड़ा सा स्पेसिफिक लिखें, उस स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी है तो लिख दे, आपको स्कीम के बारे में जानकारी है तो अवश्य लिखे। अब एमजी नरेगा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एमजी नरेगा ना केवल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, लेकिन पुअर्टी रिडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पुअर्टी रिडक्शन स्कीम्स में भी आप एमजी नरेगा को इंक्लूड कर सकते हैं। So MG Narega was launched in 2005, or it is being implemented since 2005, and it's aimed to provide 100 days of guaranteed employment in rural areas, ठीक है, on voluntary basis, ठीक है। अनस्किल्ड वर्क यहाँ पे आपसे करवाया जाएगा, इतना ही लिखें। Then was Prime Minister's Employment Generation Program, Prime Minister's Employment Generation Program, this employment generation program, Prime Minister Employment Generation Program, this program was launched, दूसरा लिखेंगे Prime Minister Employment Generation Program, it was launched in 2008 to promote self-employment opportunities, to promote self-employment opportunities in माइक्रो एंटरप्राइजेज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। एक देखिए एडिशनल प्रोग्राम मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। और क्या प्रोग्राम से जरा मुझे आंसर बताएं आप। तीसरा, जैसे आपको मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में जानकारी है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया 2014,
मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए वाया इंक्रीजिंग नेशनल एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मेक इन इंडिया program in 2014 to boost domestic manufacturing sector, 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 domestic manufacturing sector by increasing national and foreign investment, national and foreign both investments, by increasing नेशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आप प्रमोट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होगा उसी प्रोपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी प्रमोट करेगा. तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014. द एम वाज प्रीटी मच क्लियर, द ऑब्जेक्टिव वाज क्लियर, टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय इंक्रीजिंग द फॉरेन एज वेल एज द लोकल इन्वेस्टमेंट और नेशनल इन्वेस्टमेंट. गॉट द आइडिया? This is the third one. Fourth you can write as Skill India program, या आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. To provide skill training, टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेशन, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा. अब स्किल ट्रेनिंग का सीधा संबंध एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से है. ठीक है, यस और नो? और क्या लिख सकते हैं? आप भी लिखिए एक आध स्कीम लिखिए जरा, एक आध स्कीम के नाम मैं देखता हूं लिख पा रहे हैं या नहीं. नेशनल रूरल लाइवलीहुड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लिखें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप लिख सकते हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू प्रमोट द एमएसएमईज है ना, टू प्रोवाइड कोलाटरल फ्री लोन्स, कोलाटरल फ्री लोन्स. और लोन्स की 3 कैटेगरीज थी यहाँ, टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री लोन्स है ना. इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, सारी आपको पता है. ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में लॉन्च की गई. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ईयर याद है तो लिख दें, नहीं तो ना लिखें, एक में नहीं लिख रहा मैं. जैसे कोलैटरल फ्री लोन्स शिशु, किशोर और तरुण, ये तो लिख दिया ना, तो फिर एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता. 0 से 50,000 तक के लोन, 50,000 से 5 लाख तक के लोन, और 5 लाख से फिर 10 लाख तक के लोन. लिख सकते हैं आप ये चीजों को? जी बिल्कुल, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आए, वो आप बिंदु जो याद हो आपको वो लिखिए आपको. ठीक है, एक और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको. स्टार्टअप इंडिया स्कीम 5 ही लिखिएगा, आप ज्यादा नहीं लिखना है, आपको 5 ही लिखना है. स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 टू प्रमोट द स्टार्टअप्स एंड क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ इनोवेशन है ना. टू क्रिएट स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है. टू क्रिएट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड प्रमोट इनोवेशन, और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए. तो कोई भी स्कीम लिखें, उसका ऑब्जेक्टिव या उसकी अचीवमेंट आप जरूर लिख दें साथ में. तो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर है ना, दैट वुड बी योर फाइनल. पीएम विश्वकर्मा योजना बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है ना. अगली बार मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से है ये. जो आपके दिमाग में है वो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर आपको इस तरह का सवाल पूछेगा कि एक पर्टिकुलर स्कीम से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, भैया इस स्कीम के बारे में आप क्या जानते हैं. Usually this kind of questions can be asked. Any 5 programs, any 4 programs that have been implemented, that are being implemented by the government to address the problem of unemployment. So this completes your answer. This completes your answer. Clear hai? This completes your answer. Let's move to the next.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें तो वहां से एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है यहां पर। डिस्क्राइब एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स को आपको एसडीजी इंडिया इंडेक्स को डिस्क्राइब करना है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा, इसको आप मान लीजिए कि 5 मार्क्स का है ये। अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने दिए मान लीजिए 2 मार्क्स के हैं थे, अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आपको लिखना पड़े। जी मृणाल, बहुत अच्छी बात है, स्वनिधि स्कीम के बारे में आप बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में किसी ने बात की है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर 14 सेक्टर्स, दैट्स ग्रेट मृणाल, दैट्स ग्रेट। अब डिस्क्राइब करना है एसडीजी इंडिया इंडेक्स को। तो पहले तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता क्या है, कौन कौन सी डायमेंशंस उसमें हम कवर करेंगे, लिखते हैं इसका आंसर, आप लोग भी लिखें मैं भी लिखता हूं, देखें फिर किसका आंसर ठीक आता है, देखते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या है, देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय एसडीजी इंडिया इंडेक्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजीज इंडिया इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय एसडीजी इंडिया इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, has been launched by नीति आयोग। नीति आयोग क्यों लॉन्च किया गया है, टू मेजर द और टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स, जो भी आप लिखना चाहें, टू मेजर और असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बोथ, परफॉर्मेंस ऑफ states and UTs, states and union territories, very nice Manish, measure assess the performance of states and union territories towards the fulfillment or achievement, towards the achievement of or fulfillment of SDGs, towards the achievement of the SDGs। The states और यूटीज आर, या आप लिख सकते हैं सीधा कंपोसाइट स्कोर थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं आप इसको पॉइंट फॉर्मेट में। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात हो रही है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स हैव बीन लॉन्च्ड हरीश, एसडीजी इंडिया इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, ठीक है। कंपोजिट स्कोर जो होता है इस पैमाने के ऊपर, इस स्केल के ऊपर, कंपोजिट स्कोर वेरीज फ्रॉम 0 to 100, द कंपोजिट स्कोर इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स the composite score in this index varies from 0 to 100, या 0 to 100, the composite score varies from 0 to 100, ये लिख देंगे आप कि स्कोर कहां से कहां तक होता है। कंपोजिट स्कोर रेंजेस, थोड़ा इसको पॉइंट वाइज लिख देंगे ना तो 5 से 6 पॉइंट अपन डिस्क्राइब कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। द कंपोजिट स्कोर रेंजेस फ्रॉम डिस्क टू डिस्क, फिर क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स, on the basis of score, the states are divided into the states और UTs है ना, the states are divided into 5 categories, these are divided into 5 categories, sorry 4 categories, into 4 categories, और फिर कैटेगरीज को लिख दे ना, कैटेगरी कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में दे दे कैटेगरी और स्कोर। कैटेगरी मैंने आपको 4 बताई थी, आपको याद हो तो, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज थी बता सकते हैं, अगले पेज पे लिख देता हूं मैं, कैटेगरी एंड स्कोर, या स्कोर के बेसिस पे कैटेगरी ऐसे लिख दें। स्कोर आपको पता है, स्कोर के बेसिस पर कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, स्कोर आपको पता है कि एग्जैक्टली 100 का स्कोर है तो अचीवर है, 64 से 99 के बीच स्कोर आता है तो फ्रंट रनर है,
50 से 65 से 99, फिर 50 से 64 के बीच में अगर स्कोर आता है तो परफॉर्मर है, तो परफॉर्मर है। और अगर लेस देन 50 स्कोर है देन यू विल फाइंड द स्टेट टू बी एस्पिरेंट। ये कैटेगरीज है स्टेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। स्कोर के बेसिस पर ये कैटेगरीज कर दिया अपन ने, स्टेट्स की कैटेगरीज हो गई हैं, ये कैटेगरीज हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स। वेरी नाइस मृणाल, यू आर डूइंग वेरी वेल। आज ही पढ़ा है क्या एसडीजी वाला टॉपिक? क्या आज ही पढ़ा है क्या एसडीजी वाला टॉपिक? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या बिंदु लिख सकते हैं, और क्या पॉइंट आपको कवर करना है? एक बिंदु लिख दें, द फर्स्ट वर्जन ऑफ एसडीजी इंडिया इंडेक्स, द फर्स्ट वर्जन ऑफ एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स was launched in 2018. First version was launched in 2018 as per the availability of space। आपको थोड़ा सा पॉइंट्स को रेस्ट्रिक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। और फिर इंडिया के बारे में, द फोर्थ वर्जन हैज बीन लॉन्च्ड, द फोर्थ एडिशन was launched इन 2023-24 में इसका फोर्थ एडिशन, फोर्थ वर्जन हमने लॉन्च किया है। राहुल आपके भी कमेंट आ रहे हैं, मनीष के कमेंट आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं। मृणाल के कमेंट्स थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। आई एम गेटिंग कमेंट ऑफ ईच एंड एवरीवन, ओके, डोंट वरी। The first version of SDG India Index was launched in 2018. The fourth edition was launched in 2023-24, where the score for India as a whole, the score for India as a whole, ऐसे लिखना पड़ेगा ना क्योंकि स्पेस की कमी है। फॉर इंडिया एज ए होल has changed from 66 in 2020-21 to 66 in 2020-21 to 71 in 2023-24। वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात है सर, ठीक है। सो दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। 5 पॉइंट अपन ने लिख दिए हैं, 5 पॉइंट में हमने डिस्क्राइब कर दिया पूरा का पूरा। फर्स्ट तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है क्या, स्कोर्स क्या होते हैं, स्कोर्स के बेसिस पर क्या कैटेगरीज हैं स्टेट्स की, फिर फर्स्ट वर्जन कब लॉन्च किया गया, और रिसेंटली जो न्यूएस्ट वर्जन लॉन्च किया गया 2023-24 में फोर्थ वर्जन। उस फोर्थ वर्जन, अब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा जब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, तो उसमें आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फिफ्थ वर्जन भी आ जाएगा आगे। तो फोर्थ एडिशन वाज लॉन्च्ड इन 2023 वेयर द स्कोर फॉर इंडिया एज ए होल हैज चेंज्ड फ्रॉम 66 इन 2020 टू 2021 टू 71 इन 2023-24। जी ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियरली अंडरस्टूड है आपको कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं, कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं। आई थिंक दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू, दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसी तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं, इसी तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं। और प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और दिस इज 8 मार्क्स क्वेश्चन है ना, 8 या 10 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा आपको, 8 मार्क्स क्वेश्चन, दिस इज 8 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। सो दिस कैटेगरी इज द लेंथीएस्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस, नो ना। इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, कैसे हमें इंक्लूड करना है, क्या डायमेंशन है। पहले तो पॉवर्टी को डिफाइन करेंगे सिंपली, फिर एक्सप्लेन करना है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है। कुछ फैक्ट्स भी इंक्लूड कर देंगे तो आंसर वुड बी ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो पढ़ाया इसी तरह गया आपको, तो डिफाइन पॉवर्टी एंड एक्सप्लेन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दो इसकी सेक्शंस है ना। तो पहले तो पॉवर्टी को डिफाइन करेंगे। पॉवर्टी इज द सिचुएशन, आप जैसे भी लिखें, पॉवर्टी इज द सिचुएशन, या आप तो एच पर, एज पर MHD रिपोर्ट ऐसे लिखे, एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहीं से शुरू करें आप, बेसिक डेफिनेशन ना लिखे आप। जो बेसिक डेफिनेशन है कि पॉवर्टी इज डिफाइंड एज द, और पॉवर्टी इज द सिचुएशन इन विच
a person or a household or a family is not able to afford or meet his or her or their minimum basic needs which are crucial for their survival, है ना? ठीक है, हाँ विवेक, वो फिर नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क की बात अलग हो जाएगी, अभी इंडेक्स की बात की है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फिर थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है? No, these are not important. These are not important. As per HD, poverty is not just about not having income. ये definition लिखें, not having income. Poverty is not just about not having income, but is about not having choices, but is about not having choices, and opportunities, for living a decent life. ये डेफिनेशन आपको याद रहे एचडी रिपोर्ट की तो बहुत सही है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद रह जाती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने ये बताया है कि पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट नॉट हैविंग इनकम, पॉवर्टी से आशय केवल इनकम के नहीं होने से नहीं है, पॉवर्टी से आशय केवल इनकम के नहीं होने से नहीं है, अपितु पॉवर्टी से आशय किसी के भी जीवन में चॉइसेस और अपॉर्चुनिटी के अभाव से है, जबकि गरीबी से आशय किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में चॉइसेस और अपॉर्चुनिटी के अभाव से होता है। ठीक है, यह है इसका हिंदी में अर्थ। ठीक है, तो पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट नॉट हैविंग इनकम बट इज अबाउट नॉट हैविंग चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर लिविंग ए डिसेंट लाइफ, ठीक है, अब इसकी अगली डायमेंशन को लिखेंगे, नेशनल हेडिंग डालेंगे, अगली डायमेंशन एक्सप्लेन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, NMDPI। ये क्या होता है वही लिखने हैं आपको वैसे ही, इट गोज बियॉन्ड इनकम एज ए इंडिकेटर, it goes beyond income as an indicator for poverty assessment, it goes beyond income as an indicator for poverty assessment, rather assesses या tracks the performance, assesses the performance of an individual, है ना, assesses the performance on three different dimensions covering 12 indicators, 3 different dimensions and covering 12 indicators। पूरा का पूरा लिखना आपको कि केवल इनकम को क्राइटेरिया नहीं बनाता है, ये किसी भी व्यक्ति को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है ये असेस करता है किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस को 3 डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर। उन 3 डिफरेंट डायमेंशंस में किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है एट 3 डिफरेंट डायमेंशंस, और इन डायमेंशंस को कवर करने वाले 12 इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे डायमेंशन एंड इंडिकेटर, अगर टेबल बना दें तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, डायमेंशन एंड रेस्पेक्टिव इंडिकेटर्स। सर डायमेंशंस कौन कौन सी हैं और इंडिकेटर कौन कौन से, टेबल बना दे तो अच्छा रहेगा। इफ यू हैव शॉर्टेज ऑफ स्पेस, अगर आपको स्पेस की कमी हो तो क्या करना है, फिर ऐसे जैसा मैंने बताया था आपको, दे आर यहां लिख दें आप इंडिकेटर, जैसे आपको इंडिकेटर बताया था मैंने, एजुकेशन में 2 इंडिकेटर है, स्कूल्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बस सिंपल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है और चाइल्ड एनरोलमेंट है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड एनरोलमेंट।
जब अपन बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ में हमें 3 इंडिकेटर लेने हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड मैटरनल हेल्थ, एंड मैटरनल हेल्थ, एंड मैटरनल हेल्थ। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन मिल जाए। एंड मैटरनल हेल्थ। और जो थर्ड इंडिकेटर है, थर्ड जो डायमेंशन है, थर्ड डायमेंशन आपको लिए पता है थर्ड डायमेंशन कौन सी होती है? एजुकेशन और हेल्थ तो आपने डिस्कस कर ली। थर्ड डायमेंशन होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थर्ड डायमेंशन जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और उसके इंडिकेटर्स क्या क्या है? फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, क्या कुकिंग फ्यूल की अवेलेबिलिटी है, क्या असेट्स हैं, और एक और एक्स्ट्रा है जिसका नाम है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट है। इन बहुत सारे इंडिकेटर्स पर या इन सभी डायमेंशंस के ऊपर किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस को हम असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ट्रैक करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस होल, on the basis of performance on these dimensions and on these indicators head count ratio is calculated on the basis of performance across these three dimensions हेड काउंट रेशियो इज कैलकुलेटेड। ये लिखेंगे ना जब आप, हेड काउंट रेशियो इज कैलकुलेटेड, ये लिख दिया ना आपने। अगर आपके आंसर में हेड काउंट रेशियो जैसी चीज, तो आप मान के चलिए कि आपके मार्क्स के ऊपर मुहर लग गई। अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस नीति आयोग कैलकुलेट्स द हेड काउंट रेशियो। फिर हेड काउंट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। हेड काउंट रेशियो इंडिकेट्स the proportion of the people who are multidimensionally poor जी। so on the basis of performance across these three dimensions head count ratio is calculated। और head count ratio बताता है कि the proportion of the people who are multidimensionally poor। head count ratio for example 30% आता है, तो 30% of the people are multidimensionally poor। यहां पर पुअर्टी का क्राइटेरिया यह है कि people are multidimensionally poor। ठीक है, अगर थोड़ा स्पेस हो तो बॉक्स में लिखेंगे कि 1/3 ऑफ इंडिकेटर्स पर अगर परफॉर्मेंस वीक है, वीक परफॉर्मेंस ऑन 1/3 ऑफ इंडिकेटर्स, वीक परफॉर्मेंस ऑन 1/3 ऑफ इंडिकेटर्स, इसका मतलब पुअर। एंड वीक परफॉर्मेंस ऑन हाफ और मोर इंडिकेटर्स, तो एक्सट्रीमली पुअर बताया था, तो एक्सट्रीमली पुअर। इफ ए परफॉर्मेंस, थोड़ा ब्रैकेट में कहीं साइड में अगर थोड़ी जगह दिखे आपको तो लिख दो, if weak performance on 1/3 or more indicator, on 1/3 of the indicators, then the person would be categorized as poor, multidimensionally poor है ना। and if the performance is weak on 1/2 or more indicators, then the person is characterized as extremely multidimensionally poor। ये लिख देंगे, हेड काउंट रेशियो इज कैलकुलेटेड। अब थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा दे। हेड काउंट रेशियो इन इंडिया एज पर नेशनल एंड मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2024, द हेड काउंट रेशियो। अब थोड़ा सा ये आपको अगर पता हो, द हेड काउंट रेशियो हैज डिक्लाइंड टू 11.28% इन 2023-24 टू डिक्लाइन टू फ्रॉम कितना, फ्रॉम 29.17% इन 2012-13, आपको याद हो तो, सॉरी 13-14, 22-23 ही, इन 22-23 फ्रॉम 2013-14 head count ratio has declined from 29.17% to 11.28%। now 11.28% people are multidimensionally poor है ना। ये थोड़ा डेटा लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि रिपोर्ट के हिसाब से हेड काउंट रेशियो डिक्लाइन हुआ है
22-23 में 11.28% हो गया, 29.17 था 2013-14 में, एंड ठीक है, एंड अराउंड 24.8 करोड़ पीपल, 20 people, around 24.8 crore people have escaped multidimensional poverty, has escaped multidimensional poverty over the period of these 9 years. Over the period of these 9 years, around 24.82 crore people have come out of the multidimensional poverty. Yes or no? Around 24.8 crore people have escaped multidimensional poverty. इतना बढ़िया आंसर अगर लिख दिया ना तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स होने वाले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ही पास करवा देंगे। इतना बढ़िया आंसर लिख दिया तो आपने। और मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने फर्स्ट सेशन में 7 क्वेश्चन लिए, ऐसे बहुत सारे सेशंस होंगे, ऐसे बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं आपके लिए। मैं तो वीकली प्लान कर रहा हूं सेशंस, है ना, ठीक है, वीकली। जैसे ये सैटरडे या संडे को हो जाना चाहिए था, आज हुआ, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जो पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है और 1-2 पॉइंट कैसे एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, उसके बारे में आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी इस सेशन में। यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आपके लिए ये सेशन कितना फ्रूटफुल है। क्या इतनी डायमेंशंस आप लोग कवर कर पाएंगे? इतना खूबसूरती से आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैं बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं आपको, ये सोशल एस्पेक्ट्स जो है, ये सोशल एस्पेक्ट्स है, ना केवल मैंने जो करवा रहा हूं, जिस अप्रोच के साथ करवा रहा हूं, ना केवल आपका क्वालिफाई होगा, बट ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। मैं बता रहा हूं, जिस शिद्दत के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जा रही है, उसके बाद उसके क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जा रहे हैं। यही आंसर राइटिंग प्रोग्राम है मेरा, यही टेस्ट सीरीज है ना। तो मैंने पहले भी बताया था कि टेस्ट सीरीज का कोई मॉड्यूल हमारे सिलेबस, हमारे उसमें कोर्स के साथ लॉन्च नहीं हुआ था, है ना जी मनीष। बट मैंने आंसर राइटिंग सेशंस का आपसे प्रॉमिस किया था, तो आंसर राइटिंग सेशंस के साथ में मैं वीकली आपके साथ प्रेजेंट रहूंगा। यू जस्ट डोंट वरी, ठीक है। तो आज मुझे लगता है सफिशिएंट थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड, यू हैव गॉट एन इनसाइट। जो आपको पढ़ा दिया गया उसका एक बार और रिवीजन कर ले, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे, कल फिर अपन 2 से 3 टॉपिक निपटाएंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये थोड़ा लेंदी है, इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स आर मोर। फर्स्ट चैप्टर में नंबर ऑफ टॉपिक्स आर मोर, सो इट विल बी टेकिंग अ लिटिल बिट मोर टाइम। फिर आगे अपन थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए जिन भी विद्यार्थियों ने अटेंड किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मुझे लगता है जहां तक आपके लिए ये सेशन बड़ा बेनिफिशियल फ्रूटफुल रहा होगा। इसी तरह के मैं कहता हूं 8 से 10 सेशन हम कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस पीक पे होगा। कितनी लर्निंग हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग कितनी है। पहले तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली है, सीख ली है, हमने रिवाइज कर लिया, और फिर आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या क्या डायमेंशंस इंक्लूड करनी है, वो सारी चीजें हमने सीख ली है। तो नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह मैं आपको हफ्ते भर में ही एक और आंसर राइटिंग सेशन के साथ में ले आऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए क्लासेस जारी रहेंगी, ऐप के ऊपर क्लासेस जारी रहेंगी। आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं फिर बाद में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।